हाँ ठीक है, आइए इस मुद्दे को खोलते हैं। आज हम जिस विषय पर गहन विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो भारत की न्यायिक जवाबदेही यानी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में छिपी एक बहुत ही अजीब कानूनी खामी पर आधारित है। हाँ, और ये एक ऐसी खामी है जो सीधे हमारे पूरे लीगल सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि देखिए, अगर किसी जज पर मिसकंडक्ट या कदाचार की जांच चल रही हो और वो जांच पूरी होने से ठीक पहले ही वो अपना इस्तीफा दे दें, तो क्या वो जांच वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए? राइट। या फिर सच्चाई का पब्लिक के सामने आना जरूरी है, भले ही वो जज अब कुर्सी पर ना हो। सही कहा। क्योंकि आज के हमारे जो सोर्सेज हैं ना, उनमें कई लीगल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स शामिल हैं, और वो एक ऐसे टकराव को दर्शाते हैं जहां एक तरफ है कानूनी जवाबदेही और दूसरी तरफ है इस्तीफे के जरिए एक बहुत ही आसान निकासी, या जिसे हम इजी एग्जिट कहते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ना जजेस को सच्चाई का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। पर जब उन्हीं पर सवाल उठते हैं तो कानून का रवैया इतना नरम क्यों हो जाता है? ये सिर्फ एक कानूनी दांव-पेच नहीं है, बल्कि लोगों के सिस्टम पर भरोसे का मुद्दा है। हाँ, और इस भरोसे वाले मुद्दे को सिर्फ थ्योरी में समझने के बजाय सीधे एक एकदम ताज़ा उदाहरण से जोड़ते हैं। 2025 का जस्टिस यशवंत वर्मा वाला केस ले लीजिए। हाँ, ये तो बिल्कुल करंट मामला है, जिसमें जब उनकी जांच समिति अपने निष्कर्ष निकालने के बिल्कुल करीब थी, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, राइट। तभी उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। ओह वाओ! सबूत थे, गवाह थे, और फिर इस्तीफा आ गया। और पता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2011 में जस्टिस पीडी दिनाकरन और जस्टिस सौमित्रा सेन के केसेस में भी यही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लगाया गया था। बिल्कुल, उन दोनों के केसेस में भी इस्तीफे ने रिमूवल प्रोसीडिंग्स को, यानी हटाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया था। क्रिटिक्स की नज़र में ये एक बहुत ही बेतुकी या अबसर्ड स्थिति है। हाँ, मतलब अबसर्ड तो है ही। क्योंकि अगर इस्तीफे से जांच अपने आप इनफ्रक्चुअस या व्यर्थ हो जाती है, तो कोई भी जज जिसे लग रहा हो कि जांच उसके खिलाफ जा रही है, वो प्रोसीडिंग्स को कभी भी अबॉर्ट कर सकता है। एकदम सही पॉइंट है। और इससे उनकी रेपुटेशन भी बच जाती है, और सबसे हैरानी की बात, रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स जैसे पेंशन वगैरह वो भी मिलते रहते हैं, भले ही वो दोषी क्यों ना हो। वही तो, ये इधर का लूप बन गया है जहां पेनल्टी से बच निकलते हैं। यहाँ ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जरा एक आम जिंदगी का उदाहरण लीजिए। सोचिए, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है। ओके, हाँ। और उसने कंपनी में ना करोड़ों का फ्रॉड किया है। अब एचआर डिपार्टमेंट ने जांच कर ली, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। राइट, उसको निकालने की पूरी तैयारी है। हाँ, बस उसका टर्मिनेशन लेटर प्रिंट होने ही वाला है। पर ठीक एक दिन पहले वो एग्जीक्यूटिव एचआर के ऑफिस आता है और बोलता है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और कंपनी खुशी खुशी उस रेजिग्नेशन को मान लेती है। वही तो, कंपनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेती है, फाइल बंद कर देती है, और उसको पूरी पेंशन, बोनस सब देकर एक क्लीन रिकॉर्ड के साथ विदा कर देती है, ताकि उसके रिकॉर्ड पर फायर्ड ना लिखा जाए। ये तो पूरी तरह से एब्सर्ड है। कोई भी नॉर्मल कंपनी ऐसी ट्रिक को अलाउ नहीं करेगी, है ना? तो क्या हमारा कानून इतना लाचार है कि वो इस ट्रिक को पकड़ नहीं पाता? देखिए, इस लाचारपने को समझने के लिए ना हमें इस बात पर गौर करना होगा कि एक जज इस खामी का फायदा इतनी आसानी से आखिर उठा कैसे लेता है। हमारे कानूनी और संवैधानिक ढांचे में ही इसका जवाब छुपा है। अच्छा, तो वो ढांचा एक्चुअली काम कैसे करता है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ना जज को हटाने की प्रक्रिया को 2 अलग-अलग चरणों में या स्टेजेस में बांटा गया है। ओके, 2 स्टेजेस है। पहला क्या है? पहला है स्टैट्यूटरी या इन्वेस्टिगेटिव स्टेज, यानी जांच का चरण। इसमें एक समिति तथ्यों को और दोष को स्थापित करती है। ये पूरी तरह से एक जुडिशियल स्टाइल का काम है, जो सच्चाई सामने लाने के लिए होता है। विटनेसेस आते हैं, एविडेंस चेक होता है। ठीक है, मतलब ये प्योरली सच्चाई ढूंढने वाला फेज है। और दूसरा चरण? दूसरा है पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री स्टेज। जब पहली कमेटी रिपोर्ट देती है, तब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रेसिडेंट को एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जज को हटाने के लिए। तो ये एक राजनीतिक फैसला है। वेट, एक सेकेंड। अगर दूसरा चरण, जो पॉलिटिकल स्टेज है, वो एक जज को उसके पद से हटाने के लिए है, हाँ, और जज ने पहले ही इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ दिया है, तो टेक्निकल रूप से पहला चरण तो अपने आप बेमायने हो गया ना? कैसे? मतलब जब व्यक्ति जज ही नहीं रहा, उसने कुर्सी खाली कर दी, तो उसको हटाने की जांच आगे बढ़ाने का क्या तुक है? सिस्टम का गोल तो उसको निकालना था ना? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि कानून इसको इस नजरिए से नहीं देखता। 1991 का एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, सब कमिटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो पहला चरण है यानी इन्वेस्टिगेटिव स्टेज, वो दूसरे चरण से बिल्कुल अलग है। उसकी प्रकृति पूरी तरह से न्यायिक है। ये सिर्फ किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकलने की प्रक्रिया नहीं है। ओह, मतलब पहला स्टेज अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है, सिर्फ फायरिंग का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, ये सच्चाई ढूंढने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और अगर इस्तीफा दे भी दिया जाए तो सच्चाई का पता लगाना तो खत्म नहीं हो जाता ना। राइट। तो बेसिकली ये रूलिंग ये कड़ी बनाती है कि जांच का चरण अलग है, इसलिए इस्तीफे के बाद भी इसका चलते रहना जरूरी है। पर इसके सपोर्ट में और क्या आर्ग्यूमेंट्स है? कानून के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जी मोहन गोपाल। उनका तर्क बड़ा सिंपल और मजबूत है। वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव स्टेज एक पब्लिक गुड है, यानी सार्वजनिक हित है। पब्लिक गुड मतलब जनता के फायदे के लिए? हाँ, जनता को पूरा हक है तथ्यों के आखिरी निष्कर्ष को जानने का। अगर एक जज पर करप्शन का आरोप है तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि सच क्या है। इसका जज के पद पर बने रहने या न रहने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट तो सच में बहुत पावरफुल है। जनता का हक तो बनता ही है। लेकिन ठीक है, ये तो प्रिंसिपल्स की बात हुई। क्या एक्चुअल रूल्स में कुछ ऐसा लिखा है जो इस प्रोसेस को रोकने से मना करता हो? हाँ, बिल्कुल लिखा है। अगर हम 1969 रूल्स के रूल 8 को देखें तो वहाँ यह साफ लिखा है कि अगर कोई जज जांच में शामिल होने से इनकार कर दे, यानी वो पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दे, राइट, तब भी इंक्वायरी रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है, एक्स पार्टे प्रोसीड करती है। एक मिनट, अगर कोई जज जिद पर आ जाए और कहे कि मैं तुम्हारी जांच में हिस्सा नहीं लूंगा, तब कानून कहता है कि जांच चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। तो आखिर इस्तीफा देना भी तो एक तरह का असहयोगी है ना, एक एक्सट्रीम लेवल का नॉन कोऑपरेशन। सही पकड़ा आपने। क्या इस्तीफा देने का मतलब जांच से भागना नहीं है? अगर असहयोग पर जांच नहीं रुकती तो इस्तीफे पर क्यों रुकनी चाहिए? दोनों ही तरीके तो इंक्वायरी को रोकने के लिए यूज हो रहे हैं। ये बहुत ही शार्प एनालिसिस है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो सच्चाई को डॉक्यूमेंट करना और एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाना जनता के अधिकारों का हिस्सा है। ये एक अकेले व्यक्ति के इस्तीफे से या उसके भाग जाने से खत्म नहीं हो सकता। तो अगर कानून और लॉजिक दोनों ये इशारा करते हैं कि जांच चलती रहनी चाहिए, तो आखिर इतिहास में ऐसी जांच रोकी क्यों गई? मुझे 2011 का वो जस्टिस दिनाकरण वाला केस याद आ रहा है। हाँ, वही सबसे अजीबोगरीब फैसला था। जब जस्टिस दिनाकरण ने इस्तीफा दिया था ना, तब तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने जांच समिति को भंग कर दिया था, यानी डिसॉल्व कर दिया था। और उन्होंने अचानक कमेटी बंद करने का बेसिस क्या दिया था? उस वक्त तो कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन बाद में RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि इस समिति को भंग करने का आधार कानून और पुराने उदाहरण बताया गया था। पुराने उदाहरण? किस तरह के उदाहरण? वही तो कैच है, जिसमें उन्होंने अमेरिकन केसेस का हवाला दिया था, सैमुअल केंट और जॉर्ज इंग्लिश के केसेस। वहां जब जजेस ने इस्तीफा दिया था तो प्रोसीडिंग्स रोक दी गई थीं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये कितनी अजीब बात है। हमारा अपना 1968 का कानून समिति को भंग करने की कोई इजाजत नहीं देता और हम कमेटी बंद करने के लिए अमेरिका के पुराने केसेस का हवाला दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और अमेरिका का सिस्टम हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। वहां यह प्रोसेस पूरी तरह पॉलिटिकल होता है। जब जज चला गया तो पॉलिटिशियंस केस ड्रॉप कर देते हैं। पर हमारे यहाँ तो स्टैट्यूटरी जुडिशियल कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। बिल्कुल, पर यहां पर आता है हमारे कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास, जिसे हम द साइलेंस ऑफ द लॉ या कानून की चुप्पी कह सकते हैं। कानून की चुप्पी मतलब कानून इस पर कुछ नहीं कहता? हाँ, भारत का जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक बार समिति गठित हो जाने के बाद उसको भंग करने के किसी भी तरीके पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। इस एक्ट में डिसोल्यूशन का कोई जिक्र ही नहीं है। वेट, तो क्या हम कानून की इस चुप्पी का गलत फायदा उठा रहे हैं? मतलब चुप्पी को हाँ मान लिया गया है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। कानूनी क्रिटिक्स और विद्वान मानते हैं कि कानून की चुप्पी को कानूनी इजाजत नहीं माना जा सकता। राइट। अगर रूल में रोकने का प्रोविजन नहीं है तो आप अपने मन से नहीं रोक सकते। हाँ, सही कहा। ऐसे विदेशी उदाहरणों का इस्तेमाल करके और चुप्पी का सहारा लेकर दरअसल भारत के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो ये मानता है कि अगर लॉ साइलेंट है और कुर्सी खाली हो गई तो अथॉरिटी के पास कमेटी को खत्म करने का पावर अपने आप आ जाता है।
तो यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर जो 100 वॉट वाला एंगल है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। मतलब इस सब का आम व्यवस्था पर असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी गैप पर, यानी जवाबदेही का अभाव। हाँ, अगर इस्तीफा एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड बन गया, एक लूप होल बन गया, तो ये उन सभी संवैधानिक सुरक्षा कवच को खत्म कर देगा ना, जो जुडिशियल इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल। और सुनने वालों को ये मुद्दा इसलिए जानना चाहिए क्योंकि आज ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर के पास अभी एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त है इस नए 2025 के यशवंत वर्मा मामले में। राइट, उनके पास अब 2 रास्ते हैं। हाँ, या तो वो 2011 के हामिद अंसारी वाले प्रेसिडेंट को मानकर इस नए मामले को हमेशा के लिए बंद कर दें, या फिर समिति को अपनी रिपोर्ट पूरी करने दें ताकि दोषी या निर्दोष होने का एक औपचारिक रिकॉर्ड सेट हो सके। और ये किसी आम व्यक्ति का मामला नहीं है, ये उनका मामला है जो पूरे देश की जनता को न्याय देते हैं। एक छोड़ने वाला ख्याल है, एक बड़ा सवाल जिस पर सबको गौर करना चाहिए। जरूर। अगर किसी समाज में न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग ही जवाबदेही से बचने के लिए इन कानूनी खामियों और चुप्पी का सहारा लेने लगें, तो आम नागरिक का सिस्टम पर आखिर कितना विश्वास बाकी रह जाएगा? सही बात है। क्या कानून बनाने वालों और कानून का पालन करने वालों के लिए 2 अलग-अलग पैमाने या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं? इस विषय पर सबको खुद सोचना चाहिए और आगे जो भी फैसला होगा उस पर गहरी नजर रखनी चाहिए।